हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स एंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी and how do we calculate it. So we are going to cover these topics in this video. So first of all, we should know what is transformation. Transformation होता क्या है? देखो, ये वो प्रोसेस है। अरे यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ये प्रेजेंट है, इसका ये अपना जीनोम है। और बैक्टीरिया के बाहर मैं कोई डीएनए रख दूँ, ये मानो प्लाज्मिड डीएनए है, या मैं सिंपल डीएनए फ्रेगमेंट भी रख दूँ, और बाद में देखूँ तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट जो थे ये बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को जिससे ये बैक्टीरिया ने ये डीएनए अपने अंदर अपने साइटोप्लाज्म में इनटेक करा, अपटेक ऑफ डीएनए, this process is known as transformation. So transformation is nothing but a process by which a bacterial cell uptakes the exogenous DNA. Why? Because it's not inside a cell, it's present in the solution. This is a solution of bacteria. Here the culture of bacteria, कुछ भी बैक्टीरिया का कल्चर होगा ना, तो कल्चर में क्या होता है, एल्बी फ्रॉथ होता है। तो ये एल्बी ब्रॉथ होता है, तो ये ब्रॉथ में प्रेजेंट होगा, और उसमें हम डाल देंगे कुछ डीएनए। अगर वो डीएनए को अपटेक करता है तो हम बोलेंगे दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आफ्टर ये होता है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, मतलब कुछ ऐसे सेल्स होंगे, वेट, कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जो इसके आगे पीछे पड़े होंगे, राइट, इस यहाँ भी होंगे। पर ये सेल्स जो हैं कुछ, इन्होंने प्लाज्मिड को नहीं अपटेक करा, तो इस यहाँ पे बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन वी डिटरमाइन द competency। competency क्या होता है? एबिलिटी। सो एबिलिटी इज व्हेन इट हैज नॉट डन दैट। तो competency is that they are competent, these cells, the cell which can undergo transformation। ये सेल ने ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो कर लिया, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं ये कॉम्पिटेंट है ना। और ये जो दो सेल थे इन्होंने नहीं करा, तो इसको बोल देंगे हम नॉन कॉम्पिटेंट। अब ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाता है उसके बाद ये जो सेल है, जो कॉम्पिटेंट सेल है, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। और जो नहीं हो पाते नॉन कॉम्पिटेंट, उनको हम बोल देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ऐसा नहीं होता है कि हर कॉम्पिटेंट सेल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो ही जाता है। देयर मे बी डीएनए की कमी भी हो सकती है, कि हमने जितना डीएनए डाला, एक्सोजेनस डीएनए, दैट मे बी प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। तो जो कॉम्पिटेंट सेल थे उनमें से भी कुछ सेल्स जो कि उस डीएनए में जिनका गुजारा हो पाया, जिसमें वो यूटिलाइज हो गया, सिर्फ वही ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं। तो नॉट ऑल द कॉम्पिटेंट सेल्स कैन अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इवन गवर्न द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्पिटेंट सेल्स आल्सो। और नॉन कॉम्पिटेंट का तो सवाल ही नहीं आता, ये तो वैसे ही नहीं करेंगे, है ना। बट वी कैन मेक दिस नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स कॉम्पिटेंट आल्सो। हम ये जो नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स हैं इनको कॉम्पिटेंट भी बना सकते हैं। कुछ जो है वो नेचुरली कॉम्पिटेंट होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, नेचुरली कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल बहुत कम है। हम इनको आर्टिफिशियली या केमिकली हम जो है ट्रीट करके इनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो उसी में जो है हम प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि हाउ डू वी मेक दिस सेल्स कॉम्पिटेंट। ये सेल्स को हम कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, और कॉम्पिटेंट बनाने के बाद इनमें अपना जो डीएनए है हमारा, जो कि हमें उसमें बैक्टीरिया में डालना है, उस डीएनए को हम कैसे उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, या उसमें या वी कैन मेक इट एट द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। So why are we doing transformation? Another question that can arise is that why we are doing the transformation. Okay, why? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं? देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा आ, ये मानो एक प्लाज्मिड है, और मेरे पास एक सेल्स है, लाइक एक मानो ये मेरे पास
ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैंक्रियाटिक सेल जो कि इंसुलिन बनाता है, तो इसके पास इंसुलिन का जीन होगा। तो अगर ये जो रीजन है, ये रीजन ऑफ डीएनए, इट कंटेन्स जीन फॉर इंसुलिन, इसके पास इंसुलिन के लिए जीन है। और मुझे इंसुलिन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंसुलिन जो है कई मैं बहुत सारे पेपर होते हैं जिनमें डायबिटीज़ वगैरह होता है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इंसुलिन का वी नीड सम सम जैसे कि हमें इंसुलिन बनवाना है बाहर, तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जीन को निकालूंगा, इसी को तो जीन क्लोनिंग कहते हैं। इसके ये पार्ट, ये है इंसुलिन कोडिंग पार्ट, इंसुलिन कोडिंग डीएनए फ्रेगमेंट। मैं इन दोनों को आ, इसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर रहा था, इसको भी मैं इन दोनों को ऐसे डाइजेस्ट कर देता हूँ, सो दैट कि वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ यहाँ काटेगा, उसके काटने से ये वहाँ जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, तो वो हम सेटअप जब रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन वगैरह होता है तो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट होता है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। व्हाट वी आर गोइंग टू से, व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट व्हाई वी आर ट्रांसफॉर्मिंग सेल्स, हमारा मोटिव क्या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का। तो ये इस तरह से प्लाज्मिड आ गया, और ये जो है दिस इज आर insulin coding gene, okay, and this is plasmid. Now this plasmid acts as vector, हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, although this is a recombinant DNA, that's a different topic. We are just studying the purpose of transformation. तो ये प्लाज्मिड, अब हमें इसको एक बैक्टीरिया में डालना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, अगर हम इस बैक्टीरिया में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो जो बीटा सेल्स हैं वी कैन नॉट, देर उनकी डिवीजन जो है वो लेट होती है, बैक्टीरिया की डिवीजन जल्दी होती है, ये उसको मेंटेन करना मुश्किल है। आप बोलो कि पैंक्रेटिक सेल का कल्चर बना लो, फिर उससे ही आप इंसुलिन बना लो, नहीं, इनको मेंटेन करना मुश्किल है, इनके लिए कंडीशन अलग है, इनका डिवीजन का रेट अलग है, इनको बाद में प्रोसीजर करना, इनके आगे पीछे न्यूक्लियस होगा, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट दैट डजंट अलो अस टू टेक अप अ सेल और उस सेल से हम वो कर ले, नहीं। तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल लेते हैं लाइक इकोलाई, क्योंकि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होने के बाद जो ये प्लाज्मिड है, इसका रेप्लिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है। रेप्लिकेशन होने के बाद इसको ये क्या करेगा, ये इंसुलिन बनाएगा, ये इंसुलिन बनाएगा, इस इंसुलिन का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिस प्लाज्मिड कैन रेप्लिकेट, यहाँ पे जाएगा ये और रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके जीन प्रोडक्ट्स बनाएगा जिसमें इंसुलिन है, इस इंसुलिन को हम कमर्शियली यूटिलाइज करेंगे, कमर्शियली प्रोडक्शन करके यूटिलाइज करेंगे। दैट इज व्हाई वी नीड, हियर आई हैव पुट अ डायग्राम आल्सो। ओके, सो इट इज ये देखो ह्यूमन पैंक्रियाटिक सेल ना, इसमें से ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो हमने लिया, ये है हमारा वेक्टर या हमारा जो डीएनए है जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, डीएनए टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, और ये हमने क्या करा, इसमें डाल दिया बैक्टीरिया में, नाउ दिस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब आप बोलोगे यहाँ तो रिकॉम्बिनेंट लिखा हुआ, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है जिसमें ऐसा बैक्टीरिया, जिसमें ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट है जिसमें हमें कुछ अलग से जीन डाल रखे हैं, ये सारा प्लाज्मिड का जीन तो नहीं है ना, ये इसमें से बहुत सारा पार्ट जो है वो इसका है, दिस इंसुलिन कोडिंग जीन का, राइट। तो इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देते हैं, और जिसको ट्रांसफॉर्म्ड सेल को ही रिकॉम्बिनेंट सेल भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो मतलब ये डीएनए गया, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट, फिर उसको हम फर्मेंटेशन टैंक में डालते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ होती है, साथ में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और हमें हमारी इंसुलिन मिल जाती है। So this is the purpose of transformation. There are many more examples except the except the this इंसुलिन आल्सो मैनी जो बायोलॉजिकल हार्मोन्स हैं, बायोलॉजिकल ये जो डाइजेस्टिंग जूसेस एंजाइम्स जो भी हैं, बहुत सारे हैं ये जो कि इसी तरीके से बनाए जाते हैं। नाउ हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना है, प्रोसीजर, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ओके। सो हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, हमें क्या करना है, ये बैक्टीरियल, आप देखो, ये बैक्टीरियल सेल जो होता है,
इसकी जो सेल वॉल है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव होती है। सेल वॉल पे चार्ज जो है वो यूजुअली नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव? इसलिए होता है क्योंकि उनमें लिपोपोलीसैकेराइड्स होते हैं ग्राम नेगेटिव में, और टिकोइक एसिड नाम की एसिड्स होते हैं, दे आर नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो दोनों बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव, सॉरी, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। और डीएनए की बात करूं मैं, अगर ये मेरा डीएनए है या ये है, तो डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। इनमें क्या होता है? फॉस्फेट पे क्या आयन चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए भी, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लिक एसिड इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज देयरफॉर नेगेटिवली चार्ज। वी नो दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। अब मुझे इसको इसके पास लाके यहाँ पे ये प्रेजेंट है प्लाज्मिड। अगर ये एक दूसरे के पास आएंगे, यहाँ पे ये प्लाज्मिड इसके पास आता है तो देयर शुड बी रिपल्शन, और रिपल्शन होगा तो ये प्लाज्मिड जो है कैन नॉट एंटर। प्लाज्मिड तो एंटर ही नहीं कर पाएगा, है ना। प्लाज्मिड और डीएनए जो भी है ये एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस सेल को पहले तो ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीन में तो हम क्या ही इसमें फर्क करेंगे, हमें सेल में ही चेंजेस ला सकते हैं। तो हम इस कॉम्पिटेंट सेल बना लेंगे इसको। इसका प्रोसीजर होगा, ठीक है। मैंने इसको कॉम्पिटेंट सेल बना लिया। अब कॉम्पिटेंट सेल बनाने के बाद जो कॉम्पिटेंट सेल होगा सी सेल, इस सेल में डालूंगा मैं डीएनए, और अब देखूंगा, अब देखा तो इसमें जो मेरा चाहिए था मुझे डीएनए वो आ गया, है ना। तो ये प्रोसेस रहता है। अब हम देखते हैं कि हाउ डू वी मेक देम कॉम्पिटेंट। ये प्रोसीजर एक्चुअली में कैसा होता है ना। यस। तो क्या करते हैं हम ये बैक्टीरिया जो लेते हैं, ये बैक्टीरिया है, इसके ये ऊपर नेगेटिवली चार्ज। इसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं इसको कैल्शियम क्लोराइड के वॉशेस दूंगा। कैल्शियम क्लोराइड से क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड से ये होगा, कैल्शियम इज व्हाट? इट इज अ डाइवेलेंट आयन। कैल्शियम ऐसे करके इसके ऊपर आ जाएगा। कैल्शियम जब इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक तरह से। दिस पॉजिटिव चार्ज, इससे क्या होगा? इससे जो बैक्टीरिया है इट विल हैव एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, वो कॉम्पिटेंट बन जाएगा। अब ये ऐसा बन गया कि ये अट्रैक्ट कर सकता है ना। एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है सेल वॉल पे। नाउ दिस इज अ कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट क्यों? क्योंकि नाउ इट कैन अट्रैक्ट एनी प्लाज्मिड। तो अब मैंने इसमें प्लाज्मिड डाल दिया। अब मैंने सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में ही तो होता है ना, बैक्टीरिया से हवा में तो नहीं पड़ा होता। हम इसको कल्चर करते हैं एल्बी ब्रॉथ वगैरह में, तो वो कल्चर में पड़ा होता है। उस कल्चर में मैंने डीएनए डाल दिया। लेकिन डीएनए डाल तो दिया, डीएनए मानो यहाँ पे भी आ गया, जो भी प्लाज्मिड था ये यहाँ पे भी आ गया। ये इसके बिल्कुल पास आ गया, है ना। इससे वह नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से। लेकिन सेल वॉल तो इंटीग्रेटेड है ना। सेल वॉल कैसी है? ऐसे वॉल है, ऐसे वॉल है। किसी वॉल को, वॉल में से आपको पार जाना है तो ऐसे ये डिफ्यूज थोड़ी ना हो जाएगा, डीएनए है। तो हमें कुछ ऐसा तरीका बनाना पड़ेगा कि जिससे ये थोड़ा रास्ता दे दे, है ना। तो ये जो रास्ता है इसको देने का कि इट कैन एंटर द प्लाज्मा, उसको हम बोलते हैं हीट शॉट मेथड। मैं क्या करूँगा? एक पोर क्रिएट करूँगा या एक पुश क्रिएट करूँगा। पोर क्रिएट करूँगा जो कि जिससे कि इसको अगर पुश करूँगा तो इस पोर से जाके ये सीधा साइटोप्लाज्म में चला जाए, है ना। चिपका तो लिया मैंने दीवार के साथ, लेकिन दीवार से मुझे दूसरे रूम में भेजना है तो उसके लिए दीवार में क्या होनी चाहिए? एक विंडो होनी चाहिए, है ना। मैं एक रूम में बैठा हूँ और मुझे इस रूम से इस रूम में कोई सामान फेंकना है, तो देयर शुड बी अ विंडो। ऑल्दो आई रीच हियर, आई वाज देयर, मैं यहाँ पहुँच गया, बट मुझे यहाँ एक विंडो भी तो चाहिए। दैट विंडो इज क्रिएटेड बाय हीट शॉट मेथड। तो हीट शॉट मेथड से क्या होता है? हीट शॉट का क्या मतलब है? हीट शॉट मेथड का मतलब है
कि आप एकदम से पहले ठंडे में रखो, आइस में रखो, देन कुछ सेकंड्स के लिए इसको हॉट वाटर बाथ में रख दो, जिससे इसका टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो, एंड इमीडिएटली उसके बाद आइस में रख दो। इससे क्या होता है, सेल वॉल में ऐसे पोर क्रिएट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी। सो दिस पोर हेल्प्स द डीएनए टू एंटर। तो अब क्या हो रहा है, हीट शॉक करा तो ये हीट शॉक होने की वजह से ये जो प्लाज्मिड है ये इस पोर के थ्रू, यहाँ पे एक पोर क्रिएट हो गया, इस पोर के थ्रू अंदर एंटर कर जाता है। और हमारे पास जो फाइनल, सॉरी, हमारे पास जो फाइनल सेल बनता है जिसके पास अपना जीनोमिक डीएनए है, ये अपना जीनोमिक डीएनए है इसका, और ये यहाँ पे इस तरह से एंटर कर जाता है, जैसे ये यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन को करते हैं। पहले वो सेल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है बाहर से, और नेगेटिवली सेल वॉल इज नेगेटिवली चार्ज, तो उसका और डीएनए का तो इंटरेक्शन नहीं होगा, दे विल रिपल ईच अदर बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। तो पहले तो हमें सेल वॉल को पॉजिटिव बनाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट बनाना, सेल को कॉम्पिटेंट बनाना। तो हम कैल्शियम क्लोराइड के वॉशेस देते हैं, बार बार उसको कैल्शियम क्लोराइड में डालते हैं, स्पिन करते हैं, देन उसको अलो करते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। उसके बाद हम उसमें वो डीएनए डाल देते हैं, जब पॉजिटिवली चार्ज हमें पता चल जाए कि अब तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, हम डीएनए डालते हैं। डीएनए डालने के बाद डीएनए चिपक तो जाता है लेकिन अंदर नहीं जाता है, अंदर जाने के लिए पोर क्रिएट करना पड़ता है। दैट पोर इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द हीट शॉक मेथड, एंड देन आफ्टर पोर इज क्रिएटेड, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हैं दोनों, तो वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा एंड वी गेट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ओके, so we will now study the procedure. उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रोसीजर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये प्रोसीजर से ही तो क्वेश्चन पूछेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी पर न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें जो वॉल्यूम्स देंगे, कहाँ से देंगे वॉल्यूम्स, तो वो ये प्रोसीजर की वॉल्यूम्स बताते हैं। तो क्या करता हूँ मैं इसमें एक कल्चर बनाता हूँ, ये बैक्टीरिया का कल्चर है, एल्बी फ्रॉथ में कल्चर है ई कोलाई का, या बैक्टीरिया का ई कोलाई मान लो। ई कोलाई का मैंने कल्चर लिया। कल्चर क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं ताकि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो। इस कल्चर से मुझे बैक्टीरिया निकालना है, तो हमें क्या करते हैं, जब भी किसी कल्चर से हमें बैक्टीरिया को अलग करना होता है तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। मैंने इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अराउंड 2800 आरपीएम पे वी डू सेंट्रीफ्यूशन, एंड इट शुड बी डन एट कोल्ड टेम्परेचर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं ताकि सेल्स जो है वो मरे नहीं, इतनी बार उसको घुमाएंगे और ऊपर से हीट भी दे दिया तो वो तो हीट से ही मर जाएंगे ना। इससे क्या होता है, हमारे पास सेंट्रीफ्यूजर के पास यहाँ पे एक पैलेट बन जाता है। दिस दिस पैलेट contains DNA, contains, सॉरी डीएनए नहीं, इट contains बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया को हमें यूटिलाइज करना है, तो इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, मैं या तो इसको निकाल देते हैं, हाँ इसको निकाल देते हैं, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं। सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर दिया तो जो हमारे पास बचा वो पैलेट था, सिर्फ पैलेट यहाँ पे बच गया। अब मुझे इसको बनाना है वो क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स। ये कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो मैं यहाँ से क्या डाल देता हूँ, मैं यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड डाल दूंगा, है ना। और ये कैल्शियम क्लोराइड हम कैसे डालते हैं, चिल्ड डालते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भर दिया, ये कैल्शियम क्लोराइड को भर दिया। अब जो कैल्शियम क्लोराइड से भर दिया, फिर मैं इसको ऐसे नहीं कि ये कैल्शियम क्लोराइड अपने आप जाएगा, इसको थोड़ा भाई हिलाना विलाना पड़ता है, तो हमें इसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। तो हमने सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एंड सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर से जो सुपर नेटेंट है, फिर हमारे पास कुछ ऐसा, क्योंकि जैसे हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला था तो ये डिजोल्व भी हो जाता है पैलेट, लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये फिर से बैक्टीरिया का पैलेट यहाँ पे आ जाता है, और जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन था वो यहाँ पे। अब इस प्रोसेस इसको हम 2-3 बार करते हैं, 2 to 3 टाइम्स हम इसको करते हैं।
क्योंकि हमेशा थोड़ी ना हो जाएगा ऐसे एक ही बार में डाला तो सारे सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, सारे सेल ट्रांसफॉर्म तो यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पे कॉम्पिटेंट बनेंगे। ट्रांसफॉर्म तो जब डीएनए डालेंगे तब होगा ना। तो हर सेल कॉम्पिटेंट नहीं बन जाता इतनी जल्दी, तो हम उसको 2-3 बार वॉश कर लेते हैं कि 2-3 बार भाई तू अच्छे से कैल्शियम क्लोराइड को ले ले। अब इसके बाद जो पैलेट बनता है, जो फाइनल पैलेट बनता है, उसको भी हम डिजोल्व करके रखते हैं, ऐसे ही नहीं रख देते। उसको भी हम बोलते हैं कि भाई तू थोड़ा ये ना हो कि तेरा कॉन्फिडेंस चला जाए, तो हम इसको ये जैसे डीएनए इसको हम डिसॉल्व करके रख देते हैं, ई कोलाई के बैक्टीरिया को डिसॉल्व करके रख देते हैं अराउंड 8 ml कैल्शियम क्लोराइड में। ठीक है, और जितना वॉल्यूम हो उस पर डिपेंड करता है, तो 8 ml कैल्शियम क्लोराइड में हमने बेसिकली इस इसको डिसॉल्व करके रख दिया। जो हमारे कॉम्पिटेंट सेल थे, इसमें सारे कॉम्पिटेंट सेल्स होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉम्पिटेंट सेल तो बन गए। अब दूसरा काम क्या था, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बनाना है ना। पहला कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होता है, इसको एबिलिटी देनी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। अब हमें एक्चुअली में इसको ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे सॉल्यूशन से, क्योंकि ये तो अब डिजॉल्व हो गया होगा ना सारा, इसमें से मैं कुछ अमाउंट में ले लेता हूँ इस एप एंड ऑफ में, जो भी ट्यूब है, इस ट्यूब में मैंने ये थोड़ा सा ले लिया, मानो मैंने ले लिया ऑलमोस्ट जितना 20 में, ये जितना भी ले लिया छोड़ो। सो आई टुक लिटल एलिक्यूट कहते हैं इसको। एलिक्यूट का क्या मतलब होता है, एक हिस्सा पूरे किसी जैसे आप एक वाटर मतलब पानी का मटका है, उसमें से एक गिलास गिलास पानी निकाल लो, तो दैट इज़ एन एलिक्यूट। तो मैंने इसको एलिक्यूट निकाल दिया, इसमें मैं डालूंगा प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा प्लाज्मिड डीएनए, वो डिपेंड करता है 1 to 5 माइक्रोलीटर, या प्लाज्मिड डाल दिया या सिंपल डीएनए भी डाल सकता हूँ। उस पर डालने से क्या होगा, ये समझ आया ना कि कैल्शियम क्लोराइड ने क्या करा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव 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 कर दिया होगा, इस लेवल पे आ जाए। तो यहाँ पे सेल इस कंडीशन में है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इस पे प्लाज्मिड डालना, तो मैंने प्लाज्मिड डाला। प्लाज्मिड डालने के बाद अब हीट शॉट था ना, क्योंकि प्लाज्मिड चिपक तो जाएगा इसके साथ, लेकिन चिपकने के बाद उसको अंदर भी तो जाना है, पोर क्रिएट करना है। तो मैं इसको दूंगा हीट शॉट। हीट शॉट कैसे दूंगा मैं, कि मैं इस सॉल्यूशन को आइस में रख दूंगा आधे घंटे के लिए, और फिर एकदम से इसको निकालूंगा और ये पानी के बाथ में रख दूंगा। ये हॉट वाटर बाथ है, मतलब एकदम से इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया 30 सेकेंड्स के लिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं हीट शॉट रखता है, हीट शॉट बिल्कुल थोड़े देर के लिए होता है। 30 सेकेंड्स के लिए जब मैंने इसको रख दिया, तो अब इसके सेल्स में प्लाज्मिड चला गया होगा, क्योंकि डीएनए तो मैंने इस स्टेप में डाल दिया, डीएनए तो डाल दिया, और अब ये हीट शॉट हो रहा है। और फिर से मैंने एकदम से इसको क्या किया, इसको कोल्ड में डाल दिया, ताकि सेल मर भी ना जाए, है ना। तो एकदम से जब सेल को झटका लगता है, तो देर इज सम पोर्स आर क्रिएटेड। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे, हाँ दीज आर इसमें क्या होंगे, इसमें तो अब हीट शॉक हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होंगे, लेकिन इसको ऐसे नहीं निकाल लेना। ये सेल्स जो है, इनको अभी झटका लगा हुआ है, तो जब किसी को झटका लगे, मतलब किसी को चक्कर आ रहे होंगे, इतना बेचारे हीट शॉक एकदम से गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा, तो हम इसको थोड़ा रिवाइव करते हैं, इनको लो करते हैं कि भाई तुम थोड़ा जी लो, थोड़ा तुम होश में आ जाओ। तो रिवाइवल के लिए हम थोड़ा सा कल्चर और डाल देते हैं, है ना। तो थोड़ा हमने मीडिया या एल्बी एल्बी फ्रॉथ जो है वो और डाल दिया, और डालने के बाद हमारे पास जो सेल्स थे वो अब जो ये सेल्स हैं, इनको हम ये सारे ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे। अब ट्रांसफॉर्म सेल्स का हम क्या करते हैं, हम इन ट्रांसफॉर्म सेल्स को क्या करते हैं, कल्चर की प्लेट लेते हैं, कल्चर प्लेट, उस पर इसको स्प्रेड कर देते हैं, ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। और स्प्रेड करने के बाद इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। कैसे पता चलेगा, वही सेल हैं जिनके पास ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है या नहीं। तो वो जो क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होगा, उसके पास ये प्लाज्मिड गया होगा, जो भी ये डीएनए मैंने यहाँ पे डाला, ये जो डीएनए था ये गया होगा। इस डीएनए में यूजुअली हम क्या करते हैं, एक कुछ ना कुछ एक वो कहते हैं ना कि एक निशानी इसकी होती है कि ये होगा तो क्या होगा, अगर ये सेल के अंदर होगा तो क्या होगा। तो इस पे हम एक एंटी
बायोटिक का जीन होता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन होता है, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो ये बैक्टीरिया, ये जो प्लाज्मिड होता है, अगर ये बैक्टीरिया के अंदर है तो वो एंटीबायोटिक को, मतलब उस एंटीबायोटिक से उसको कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एम्पिसिलिन डाल देता हूँ, मानो मैं इसमें एम्पिसिलिन कल्चर में डाल देता हूँ कि सिर्फ वो सेल ग्रो कर पाए जिनके पास ये प्लाज्मिड है, क्योंकि जिन सेल के पास जैसे ये सेल है, इस सेल पे मैं अगर वो डाल दूँ, एम्पिसिलिन डाल दूँ, तो वही मर जाएगा ये सेल। लेकिन ऐसा कोई सेल जिसके पास ये भी है, ये भी है, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, ट्रांसफॉर्म्ड है ना ये, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो अब ये एम्पिसिलिन डाल दो तो कुछ नहीं होगा, नो फर्क, नो इफेक्ट, है ना। तो इसलिए एम्पिसिलिन वाली प्लेट में डाल दिया हमने, ताकि ये जो है पता चल जाए। तो जो हमारे पास अगले दिन ऐसे कॉलोनीज आएंगी सेल्स की, इस तरह से कॉलोनीज बनेंगी, हमें पता चल जाएगा कि ये वो सेल्स हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम करते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, लैब में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी पे आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी से आने से पहले भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन सही से होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अगर हम ये डीएनए को पोल्यूट, अगर हम ये जो डीएनए हमने लगाया है, कहाँ गया डीएनए, ये डीएनए जो है अगर ये कॉन्टेमिनेटेड होता है तो भी हमारा इस ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क पड़ता है। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। अब कोई बोल दे ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी कम क्यों आ रही है भाई, है ना, जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको मैं यहीं पे बता देता हूँ कि एक तो जब कभी हम कल बैक्टीरिया का डीएनए डालें तो वो कॉन्टेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, या फिर उसका अमाउंट बहुत कम डाल दिया हमने, 1 माइक्रोलीटर भी नहीं डाला, 0.02 माइक्रोलीटर डाल दिया, तो इतना सा डीएनए जो है कितने ही सेल्स में जाएगा। और देर इज सम ऐसा नहीं होता कि हर कोई हो जाता, हम सब कुछ जो है एक्स्ट्रा क्वांटिटीज में लेते हैं। 1,000 सेल्स लेंगे तो 100 सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, ऐसा नहीं है सब 100% हो रहा है। तो हमें डीएनए भी एक प्रॉपर अमाउंट में लेना है, ऐसा नहीं हम डीएनए थोड़ा सा ले लें और काम खत्म। तो दिस इज़ वन रीज़न। दूसरा ये हो सकता है कि हम यहाँ पे ये जो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं इनको बना रहे हैं तो हम आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हैं, है ना, चिल्ड कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम चिल्ड नहीं लेते हैं तो उससे भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नहीं हो पाता, क्योंकि सेल कॉम्पिटेंट ही नहीं बन पाएंगे, चिल्ड कैल्शियम क्लोराइड चाहिए होता है। देन तीसरा ये भी हो सकता है कि ये सेल जो हम ले रहे हैं, ये जो सेल ले रहे हैं, इसकी ये स्पीशीज जो सेल्स की है ये ट्रांसफॉर्मेट होती ही नहीं है, है ना, या इनके ट्रांसफॉर्म, ये जो है इनकी एक स्पेशलिटी है कि इनकी जो हीट शॉक भी करेंगे जो भी करेंगे तब भी इनमें इतना चेंज नहीं आता कि ये ट्रांसफॉर्म हो पाए इजीली। तो स्पीशीज स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी या ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आल्सो। और क्या हो सकता है कि प्रॉपर कंडीशन ना दें, जैसे ये हमने आइस कोल्ड करा तो इसको हम पूरा ज़्यादा देर रख दें तो हो सकता है ये बर्फ़ वर्फ में रखना पड़ता है भाई आइस कोल्ड में, तो इन सब कंडीशंस का होता है। या फिर हम एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा डाल दें, बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो इवन ये जितना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है कि इस प्लाज्मिड में कुछ ऐसे सबस्टांस बनाएगा, कुछ ऐसे सबस्टांस बनाएगा जो एम्पिसिलिन पे बाइंड करेंगे और उसकी एक्टिविटी को रोक देंगे। लेकिन एम्पिसिलिन इतना 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 ज़्यादा डाल दिया हमने कि ये जो बैक्टीरिया है ये उतना बेचारा प्लाज्मिड बना भी नहीं पा रहा एंटी एम्पिसिलिन, जितना एम्पिसिलिन है तो वो मर ही जाएगा। या हम इतना कम बना रहे हैं एम्पिसिलिन, जो हमारे पास कॉलोनीज आ रही हैं उसमें नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स भी आ रहे हैं, मतलब जो सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, एम्पिसिलिन है ही इतना कम कि वो सेल भी नहीं मर रहे हैं। So there are conditions, these conditions which I have told you right now, these conditions we have to write when we are asked why the transformation efficiency is less, why the transformation efficiency is greater. तो ये प्रोसीजर जब आपके माइंड में रहेगा तो आप हर एक प्रोसीजर पे चेक पॉइंट लगा के उसका आंसर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर मैं ये ना करूँ तो शायद, हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैं शुरू से स्टार्ट कर दूँ फ्रॉम मीडिया से एल्बी फ्रॉथ तक, तो एक एक स्टेप में जो मुझे
प्रिकॉशन लेना चाहिए, अगर मैं वो प्रिकॉशन नहीं ले रहा हूँ तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हो जाए। तो इस तरह से इस प्रोसीजर को माइंड में रख के वी कैन राइट द पॉइंट्स। अब ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी की बात आती है। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी कुछ नहीं होता है, एबिलिटी होती है डीएनए की, सॉरी एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू अपटेक द डीएनए, एक्सोजीनस डीएनए। और अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हो सकता है, कितनी आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अगर जल्दी हो सकता है मतलब आसानी से हो सकता है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ज़्यादा है। कोई नहीं हो सकता तो उसकी ट्रांसफॉर्म एफिशिएंसी कम है। दो, और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि अगर 1 माइक्रोग्राम डीएनए मैं ले रहा हूँ, 1 माइक्रो अगर मैं 1 माइक्रोग्राम डीएनए ले रहा हूँ और उसको उसको यूटिलाइज करके उस माइक्रोग्राम डीएनए को मैंने इसमें डाला और उसके बाद मैं उसकी प्लेटिंग कर रहा हूँ, तो प्लेटिंग करने के बाद कितनी कॉलोनीज, नंबर ऑफ कॉलोनीज, कितनी कॉलोनीज मेरी उस प्लेट पे बन रही है, कल्चर प्लेट पे, उसको मैं बोलता हूँ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। मतलब ये मैंने 1 माइक्रोग्राम डीएनए लिया, इस डीएनए को मैंने अपने उसमें डाला कॉम्पिटेंट सेल के जो कल्चर था, जिसके बाद मैं हीट शॉट देता हूँ और उसके बाद मैंने उसको स्प्रेड करके देखा और जितनी कॉलोनीज बनी 1 माइक्रोग्राम डीएनए से, उसको मैं बोल देता हूँ कि ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है। तो इसका यूनिट होता है, वो होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और कॉलोनीज पर माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए। 1 माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए में कितनी कॉलोनी बनी, दैट इज इट्स यूनिट सीएफयू पर माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए। इट्स नॉट टू, इसको रटना नहीं, इसको याद रखना कितनी कॉलोनीज बनी 1 माइक्रोग्राम डीएनए डालने से, ऐसे याद करो। तो कॉलोनीज पर डीएनए और फार्मूला भी इसी से मैं निकाल सकता हूँ। अगर मुझे फार्मूला निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी का, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉलोनीज लिखता हूँ पहले तो, है ना, ये सीधा सीधा तो ये उठा लो पहले, टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज जो आई, और नीचे क्या है माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए, तो मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ डीएनए, कितना मैंने डीएनए डाला या कितना प्लाज्मिड डाला, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल वॉल्यूम से, मतलब मैंने बहुत सारी वॉल्यूम्स ली ना, कैल्शियम क्लोराइड कितने में डाला, ये सब भी इफेक्ट करता है कि तुमने कितने कैल्शियम क्लोराइड में डाला, कितना आपने सॉरी कितना एलबी मीडिया यूज़ करा रिवाइवल के लिए, फिर उसमें से कितना यूज़ करा प्लेटिंग के लिए, और प्लेटिंग, है ना, तो ये सारा वॉल्यूम मिक्स होता है, इसको बोलते हैं रिएक्शन मिक्स या वॉल्यूम मिक्स। ये डालूंगा और जितना वॉल्यूम मैंने कल्चर करा, वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्लेटेड, कितना प्लेट करा मैंने, तो बस ये फार्मूला इसी से बन जाएगा कि पहले तो आप लिखो कॉलोनीज कितनी बनी, नीचे लिखो कितना डीएनए यूटिलाइज करा, उसके बाद टोटल वॉल्यूम से जितना वॉल्यूम आपने प्लेट करा उसको लिख दो। तो ये हमारा जो आ जाता है रिजल्ट वो सीएफयू पर माइक्रोग्राम में आता है, इसको हम बोल देते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। देखो इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है कि आपने प्लाज्मिड लिया 290 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, ठीक है। ये हमारी प्लाज्मिड की डीएनए की पीडीएनए की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, 290 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, दैट इज कि अगर मैं 1 माइक्रोलीटर इसमें से लेता हूँ तो मेरे पास जो अमाउंट ऑफ डीएनए, इसमें अमाउंट की बात होती है, जब भी हम ये बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी की, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी डोंट have to go into volume, no, we have to go into the amount of डीएनए का हमेशा अमाउंट देखो। यहाँ पे 1 माइक्रोलीटर में 290 माइक्रोग्राम है और उसमें से मैंने कितना 4 माइक्रोलीटर यूज करा है, 4 माइक्रोलीटर मैंने यूज करा है। और कितने सेल्स की वॉल्यूम है, सेल वॉल्यूम मतलब वो जो मैंने इस तरह से सेल्स से एलबी मीडिया डाल के कॉम्पिटेंट सेल्स थे उसमें, वो कितना यूज़ करा, तो वो मैंने यूज़ करा 50 माइक्रोलीटर। आफ्टर द अप्रोप्रिएट स्टेप्स 100 माइक्रोलीटर ऑफ एलबी आर एडेड टू द सेल्स। ओके, सो ये 100 है, सॉरी ये जो इससे पहले जो मैंने आइस चिल्ड उसमें डिजोल्व करके रखा था, आइस चिल्ड कैल्शियम क्लोराइड में जो डिजोल्व करके रखा था, ये 50 माइक्रोलीटर था। उसके बाद मैंने इसमें, उसके बाद कल्चर, क्योंकि डीएनए डालने के बाद डालते हैं ना, तो मैंने फोल्ड इसमें से ये तो डाला,
4 माइक्रोलीटर इसमें डाला, और उसके बाद जब इसको मैंने हीट शॉट दिया, और हीट शॉट के बाद मैंने क्या करा, मैंने उसमें 100 ml 100 माइक्रोलीटर एल्बिओ डाल दिया। ठीक है, इन सेल्स को इंक्यूबेट किया जाता है, रेस्ट दी जाती है 1 घंटे के लिए। और उसमें से कितना मैंने प्लेट किया, वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्लेटेड कितना था, 50 माइक्रोलीटर। अब ये सब डेटा मुझे दे रखा है, इस डेटा से मुझे निकालना है कि हमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है। तो ये देखिए, पहले तो हम गिवन सब लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो ये तो समझाने के लिए था कि हमने क्या क्या कहाँ कहाँ से लिया। नाउ डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे कि ये आप लॉजिकल अभी इसको रिलेट करो विद द प्रोसीजर कि हमने किस में क्या डाला होगा, देन यू विल बी एबल टू यू नो डू इट वेरी नाइसली। अदरवाइज यहाँ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, फार्मूला यूज़ करो और थोड़ा सा मैं वो लगाओ, जैसे यहाँ पे मैं यूज़ करूँ। तो पहले तो मुझे ये देखनी कितनी कॉलोनीज आई, है ना। मेरे फार्मूले पे जाओ, फार्मूला क्या था, CFU पर माइक्रोग्राम डीएनए, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम मिक्स अपॉन वॉल्यूम प्लेटेड, है ना। तो मैं इन चारों को निकालता हूँ, पहले मैं CFU निकालता हूँ, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कितने थे, 346। दूसरा मैं निकालता हूँ माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना, मैंने 4 माइक्रोलीटर लिया, और 1 माइक्रोलीटर में 290 माइक्रोग्राम था, तो 4 × 290 आ गया, है ना। 4 × 290। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, इट इज़ 0.290 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, है ना, 290 कहाँ ही डाल देंगे। यस, 0.290, तो ये मेरे पास आ गया 0.290 से मल्टीप्लाई करा 4 को, तो ये हमारे पास 1.16 माइक्रोग्राम के पास आ जाता है। दूसरा भी निकाल लिया। तीसरा है टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स क्या देते हैं, ये किसके बराबर आएगी, देखो ये किसके बराबर है। हमने जो कॉम्पिटेंट सेल्स बनाए थे, है ना, 50 माइक्रोलीटर, जब कॉम्पिटेंट सेल्स बने तो उसमें कितना मीडिया डाला, 100। उससे पहले क्या था, देखो हमने क्या करा था, ये 50 माइक्रोलीटर था, 50 माइक्रोलीटर, इसको हीट शॉट दिया। हीट शॉट देने के बाद जो 50 माइक्रोलीटर था वो तो था ही था, उसमें हमने 100 जो है इसमें रिवाइवल के लिए ब्रॉथ डाल दिया। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 100 + 50, 50 पहले 100 बाद में, 150 माइक्रोलीटर, है ना, एलबी। और ये, और इसमें से हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटेड, इन इस 150 में से हमने कितना प्लेट करा, वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्लेटेड, कितना प्लेट करा था हमने, हमने 50 माइक्रोलीटर। तो बस फार्मूला लगा लो, CFU कितना था, 346, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, 1.16, वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 150। 50 इसका यूनिट हमेशा, ये यूनिट को रट लो, CFU पर माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए। लॉजिकल है, ये दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम तो इनका तो यूनिट कट जाएगा, ये CFU में है, ये अमाउंट में है, खत्म बात। और ये हमारे पास आ जाता है 894.83, सेम यूनिट, 894.83। अब मुझे इसको ऐसे नहीं लिख देना, मुझे इसको ऐसे लिखना होता है, 95 भी कर सकते हो आप, × 10⁻²। ठीक है, तो ऑलवेज राइट इट लाइक दिस इन द 10 की पावर्स में। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। हमें बस ये अपने जो मोटिव हैं ये फाइंड करने हैं कि कौन कौन सा है, राइट। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन में हमें फिर से आ जाना है अपने तरीके पे कि क्या क्या दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है। पहले तो सबसे पहले लिखेंगे कॉलोनीज कितनी बन रही हैं, CFU कितना है, 74, ये लिखा हुआ ना, 74 ट्रांसफॉर्मेंट्स अपीयर्ड। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए, हम कितना ले रहे हैं, 2 माइक्रोलीटर ऑफ 183 नैनोग्राम इंटू माइक्रोलीटर, है ना। तो पहले तो हमें माइक्रोग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ये नैनोग्राम वाला।
तो हम क्या करेंगे, पहले तो अमाउंट ऑफ डीएनए जितना था 2 माइक्रो लीटर था, और कितने थे, एक की कॉन्सेंट्रेशन नैनोग्राम, है ना। तो नैनोग्राम को जब भी हम, फॉर एग्जांपल आई राइट इट 366 236 286 212, हाँ 366 नैनोग्राम ऑफ डीएनए आ गया। अब 1 माइक्रोग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं, 10⁻⁻², सो इट इज़ 10⁻⁻² नैनोग्राम, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है 366/10, तो ये आ जाता है हमारे पास, सॉरी इट्स 10⁻⁻3, तो ये 3 टाइम्स आ जाता है 10⁻⁻3, तो ये आ जाता है 0.366 माइक्रोग्राम, है ना। ये हमें याद रहता है, या इसको मैं लिख देता हूँ 0.37 माइक्रोग्राम। ये यूनिट्स तो पता होने चाहिए कि 1 माइक्रोग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं, है ना। ये माइक्रो नैनो में ही आएगा, इससे ज़्यादा कहाँ आएगा, है ना। इतना अमाउंट ऑफ डीएनए थोड़ी ना होता है, डीएनए तो माइक्रोग्राम नैनोग्राम इन्हीं में लिया जाता है, मिलीग्राम में नहीं लिया जाता डीएनए। पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स क्या है, पहले तो देखो, अब आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमने तो इसको भी वॉल्यूम में डाला था, इसका वॉल्यूम भी तो रिएक्शन में गया होता ना, हमने डीएनए डाला तो अमाउंट में थोड़ी ना डाला, वॉल्यूम में डाला। हाँ, इसका वॉल्यूम भी मैटर करता है, लेकिन ये क्योंकि 10 से जब कम होता है तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत करता है। अच्छा, ये 10 से ज़्यादा है, जैसे हम बोले कि 10 माइक्रोलीटर हमने डाला, तो 10 माइक्रोलीटर इज़ अ गुड वॉल्यूम, तो हम इसमें वॉल्यूम मिक्स में इसको भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन अब 2 माइक्रोलीटर डालना, मैं 2 डाल तो दूंगा, 2 माइक्रोलीटर डाल दी, मेरी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो 10 से नीचे नीचे वाला वॉल्यूम होता है डीएनए का, उसको वॉल्यूम मिक्स में कंसिडर नहीं करता हूँ। अरे ये 10-20 होगा तो वॉल्यूम मिक्स में ये भी कंसिडर होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए 20 माइक्रोलीटर ऑफ दिस डीएनए इज एडेड टू दिस मच ऑफ कॉम्पिटेंट सेल, तो आपको वो 20 भी ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम मिक्स में, नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो डीएनए का अमाउंट है दैट इज वेरी लेस, वॉल्यूम में वो 10 माइक्रोलीटर से कम है। 10 माइक्रोलीटर तक होगा तो हम नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन 10 से ऊपर हो गया तो हम जरूर इंक्लूड करेंगे, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वॉल्यूमिक्स कितने कॉम्पिटेंट सेल्स थे, पहले जो थे वो 20 थे, उसमें मीडिया कितना डाला होगा हमने, 500 माइक्रोलीटर, और ठीक है ये हो जाए बस, ये हो जाए हमारे पास 520 माइक्रोलीटर। हमेशा याद रखना दोनों वॉल्यूम का जो ये यूनिट होता है वो सेम रखना है, चाहे मिलीलीटर रखो जितना मर्जी रखो वो कट जाएगा, तो आपको हमेशा ही इसका ये यूनिट है ये सेम रखना है। और वॉल्यूम प्लेटेड कितना हमने इसमें से निकाला, इस 520 में से हमने 100 निकाल लिया, तो 100 माइक्रोलीटर, बस हो गया। हम ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी निकालेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी के लिए 74 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.37, यहाँ पे लिखेंगे 520, यहाँ पे लिखेंगे 100, ये हमारा जो निकल के आएगा दैट वुड बी 1.04 इंटू 10⁻³ के अराउंड आएगा CFU पर माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए, यूनिट जरूर लिखना है, ओके। अब आप देखो कि इसकी वैल्यू जो इसकी आई वो 10⁻³ में आई, और जो हमने इससे पहले करा था वो 10⁻² में आई। अब जो कैल्शियम क्लोराइड मेथड हम यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड मेथड, इसकी जो आइडियल वैल्यू होती है, आइडियल TE होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी 10⁻⁴ टू 10⁻⁶ में जानी चाहिए। कुछ बुक्स में सिर्फ 10⁻⁶ भी लिखा होता है ना, CFU पर माइक्रोग्राम। तो आपको इससे अगर कम आती है, आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है ना, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, इंटरप्रिटेट योर रिजल्ट। तो हम क्या लिखेंगे, अगर इससे कम होगी या इसके बराबर भी होगी तो हम फैक्टर्स में इंक्लूड कर लेंगे, फैक्टर्स ऑफ फैक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इससे कम होगी तो हम लिखेंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी कम आई, क्यों, वाई, वाई टी इज लेस, तो मैंने पहले ही बताया था जो रीज़न। आप पहले तो लिख दो कि अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी लेस, है ना। दूसरा डीएनए कैन बी कॉन्टेमिनेटेड, है ना भाई, कि वो डीएनए हमने लिया वो कॉन्टेमिनेट हो सकता है। तीसरा हम लिख सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंट सेल्स थे, ये कॉम्पिटेंट सेल्स को प्रिपेयर नहीं करा था हमने अच्छे से, मतलब इनमें दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। क्यों प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि हमने इनमें आइस कोल्ड चिल्ड Cl2 नहीं डाला अच्छे से, ठीक है। चौथा हम क्या लिख सकते हैं कि हमने एंटीबायोटिक का जो अमाउंट है, एंटीबायोटिक का अमाउंट जो है
वो ज़्यादा कम कर दिया है, नॉट प्रॉपर, है ना। सिलेक्शन प्रेशर हो जाएगा, जो बैक्टीरिया इवन अगर कम डालते हैं तो जो बैक्टीरिया को मरना चाहिए वो भी जीता रहेगा, ज़्यादा डाल देंगे तो जिनको जीना चाहिए ट्रांसफॉर्म सेल वो भी मर जाएंगे। इंक्यूबेशन टाइम टाइम हमने सही नहीं दिया है, कंडीशंस जो है जैसे टेम्परेचर जो है वो हमने नहीं सही दिया है, इम्प्रॉपर। तो ये सारे रीज़न आपको लिखने हैं। वाई लुकिंग एट द प्रोसीजर, प्रोसीजर को ध्यान में रखो, ये सब याद करो क्या क्या हो सकता है। और हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स हैव अपनी अपनी स्पेसिफिक होती है ना, स्पेसिफिकटी होती है। तो आप कोई ऐसा सेल ही ले लो कल्चर में जिसकी वही ट्रांसफॉर्मेशन होती नहीं है, आप अब उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालने जा रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा ना, होगा तो बहुत कम होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं दैट यू हैव टू राइट इन इंटरप्रिटेशन दैट दिस these are the reasons for which the transformation efficiency that we have calculated is less. Okay, so with this I think we have done everything that I told you. We have talked about the transformation, how does it take place. We have talked about the procedure in detail. We have talked about transformation efficiency, and we have solved two numericals and the factors which affect the transformation efficiency. So I hope this is clear to you. Thank you for watching the video.